प्रिय छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ शिष्टाचार यह सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। लेखक भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी अविभाजित भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 में हुई। भीष्म साहनी जी सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार इन्होंने बनाया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर ये कहानी संग्रह हैं। झरोखे, तमस, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर आदि उपन्यास हैं। और इनके नाटक कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी ये इनके सब प्रसिद्ध साहित्य रचनाएं हैं। यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चलिए। शिष्टाचार। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। इस पाठ में एक नौकर की खोज में बाबू राम गोपाल जो है बिना थके खोज करते हैं और एक नौकर को ढूंढ लाते हैं। तब उनकी पत्नी जो है उस नौकर को देखती है और बातें शुरू कर देती है। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? पति पत्नी दोनों बातें कर रहे हैं। राम गोपाल जी कहते हैं कि बहुत सस्ते में काम करने वाला ये नौकर है, हमें आजकल ऐसे नौकर नहीं मिलते हैं। तो फिर उनकी पत्नी कहती है, तो काम भी वैसा ही करता होगा। श्रीमती जी ने कहा, ये मैं क्या जानूँ, नया आदमी है, अभी अपने गाँव से आया है। श्रीमती जी की भौहें चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेहतर से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चाकरी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी, जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। श्रीमती जी का विचार जो है नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जाता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का यह व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यूँ भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। दोनों यानी नौकर और पति, इन दोनों को जो है वो अपने हाथ में उन्होंने रखा था। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती। अगला पन्ना कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उंडेली। जासूसी नौवेलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकरों के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर केवल 12 रुपये वेतन था।
जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह इस नौकर को घर आए 3 महीने बीत गए। अब यहाँ पहुँचकर जो है श्रीमती जी से एक भूल हो गई। श्रीमान और श्रीमती जी एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथा के अनुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे से के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। आखिर वो शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों और तांगों पर बच्चों के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानूसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है? हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दें? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। अगले पन्ने पर, जाओ अपना काम देखो, छुट्टी उट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे, जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चांटा दे मारा। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है? चांटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर ये देख कर कि केवल नौकर को चांटा पड़ा है, आंखें फेर ली। श्रीमती जी को जब इसकी सूचना मिली तो वह ऐसे जैसे तंद्रा से जागी, यानी कि नींद से उठी हो न हो इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किस किस चीज़ पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों, घर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूँ न हाँ, चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। और इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा तो 2-1 मित्र ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा नाम पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अगला पन्ना। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की।
ट्रंक, कबर्ड या अलमारी खोलकर उन्होंने अपनी सब चीज़ें जांचना शुरू कर दिया। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन, एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज़ किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यूं भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है। जाएंगे कहा, उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा। तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह देख लो। अगर कोई चीज़ भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इतला कर दूंगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी कोई चीज़ न मिलती तो वह हेतु को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दें, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। अरे, तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? उसने जवाब दिया। अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया है अपना? हेतु ने धीरे से कहा, जी। कौन सा ऐसा काम ज़रूरी था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होंठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर आंखें ऐसी छलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बाबू राम गोपाल पसीज उठे। अगला पन्ना। अच्छा, क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले। जी, मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु ने कहा। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते रहे। फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी ना बोले। क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी, वहाँ कैसे कहता? खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस अज्जड़ गंवार के मुंह की ओर देखते रहे। शिष्टाचार यह एक चरित्रात्मक कहानी है। इस कहानी में लेखक भीष्म साहनी ने शिष्टाचार के माध्यम से नौकर मालिक के संबंध और नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य आदि को मनोरंजक और मार्मिक ढंग से इस कहानी में प्रस्तुत किया है। गांव से आए एक अपरिचित को बाबू राम गोपाल नौकरी पर रखते हैं। श्रीमती नाखुश है, उसे उस पर संदेह है, फिर भी वह उसे नौकरी पर रखती हैं, उसके काम पर नज़र रखती हैं। घर में बेटे के मुंडन के दिन नौकर हेतु छुट्टी मांगता है। इस पर दोनों पति पत्नी क्रोधित होकर उसे बिना तनख्वाह दिए घर से निकाल देते हैं। अंत में पता चलता है कि हेतु के बेटे की गांव में मृत्यु हो गई थी, पर खुशी वाले घर यह खबर सुनाना उसे बुरा लगा, इसलिए वहाँ से चुपचाप वो चला जाता है। इससे उसका मालिक के प्रति प्रेम और कर्तव्य बोध की भावना यहाँ पर झलकती है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।